Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 22nd of May 2026. तो गाइज आज है तारीख 22 मई 2026 और है फ्राइडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे वो सारे के सारे करंट अफेयर्स इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है रोज़ाना सुबह सुबह 5:30 बजे ये सेशन आप लोगों को ऑन अ डेली बेसिस प्रोवाइड करवाया जाता है। तो सुबह सुबह 5:30 बजे इन करंट अफेयर के सेशन को कवर करने के लिए रेडी रहा करो। ठीक है, हम इस सीरीज़ को नथिंग मोर नथिंग लेस के नाम से जानते हैं, यानी कोई भी अननेसेसरी चीज़ आपको इस सेशन में नहीं मिलती। केवल जो भी चीज़ें मिलती हैं सारी की सारी इंपॉर्टेंट और बेहद काम की चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं, जो क्रिस्प वे में करंट अफेयर्स हम लोग कवरेज कह सकते हैं इसको, है ना। तो आपके पास में टाइम की कमी है, करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना है, आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट वीडियो ये रहने वाला है, जो हर एक चीज़ों को बेसिकली अगर आप देखोगे मैक्रो लेवल पर ज़रूरत पड़े तो हम उसको वाइडर लेवल पर डिस्कस करते हैं, माइक्रो लेवल पर ज़रूरत पड़े तो हम उसको छोटे वे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जितने भी लोग फर्स्ट टाइम चैनल पे जुड़ रहे हैं मेक श्योर करना चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो ताकि डेली बेसिस पे ये सेशन आपको मिलता रहे। शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट आर्टिकल के साथ में। पहला आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे कमीशंस ऐसी बॉडीज़, क्योंकि ये कमीशन मेडिसिन यानी ड्रग्स से रिलेटेड है, तो आपका ये टॉपिक जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं भारत के फार्माकोपिया कमीशन के बारे में। रिसेंटली ये न्यूज़ में बना हुआ है। पहले तो आपको ये समझना होगा कि आखिरकार इसके पीछे के न्यूज़ में रहने का कारण क्या है। हाल ही में इंडियन फार्माकोपिया कमीशन ने ऑर्गेनाइज किया है एक साइंटिफिक कॉन्क्लेव और एक इंटरैक्टिव सेशन, और ये इंडियन फार्माकोपिया 2026 में एक पर्टिकुलर इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया है। कहाँ पर? हैदराबाद के अंदर में, जिस वजह से ये न्यूज़ में था। तो एक इवेंट ऑर्गेनाइज करा इंडियन फार्माकोपिया कमीशन ने। इवेंट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट है वो है भारत का ये फार्माकोपिया कमीशन क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, इसके अल्टीमेट पावर्स क्या हैं। तो आइए ये एक एक करके मैं आप लोगों को यहाँ पर जो बेसिक बातें हैं वो समझाता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपको याद रखना है कि ये जो कमीशन है आईपीसी, ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है, यानी मल्टीपल डिसीजन अगर जब लेने की बारी आती है तो सारे के सारे डिसीजन ये खुद से ले सकता है, किसी के दूसरे का डिसीजन इसके ऊपर में भारी नहीं पड़ता। अब क्योंकि यहाँ पर ये बात करता है ड्रग्स के बारे में, यानी दवाइयों के बारे में, दवाइयों का एक स्टैंडर्ड सेट करने के बारे में, तो ये पर्टिकुलर बॉडी काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में। प्लीज़ इस बात को नोट कर लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका मेन रोल क्या है? देखो, बहुत सारे एग्जामिनेशन में जब भी कोई कमीशन होता है, इंस्टीट्यूशन होता है, कोई बॉडी होती है, तो दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है वो इसका मेन ऑब्जेक्टिव, उसका मेन रोल क्या है। तो इस इंडियन फार्माकोपिया कमीशन का मेन पर्पज़ है भारत के अंदर में दवाइयों के लिए एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को सेट करना, यानी एक पर्टिकुलर लेवल सेट करना कि भैया इस क्वालिटी की दवाइयाँ होनी चाहिए। ऑलरेडी आप देख पाओगे कई बार इंडिया की जो दवाइयाँ हैं या सिरप वगैरह हैं उसकी इंटरनेशनली छवि जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती हुई नज़र आई है ना। तो आइए हम वही बात कर रहे हैं कि भाई जो मेन फंक्शन है आईपीसी के वो एग्जैक्टली फंक्शंस क्या हैं। पहला फंक्शन इसका आता है वो है अपडेटिंग ड्रग स्टैंडर्ड्स। आईपीसी का मेन काम है कि रेगुलरली बेसिस पर जो दवाइयों के स्टैंडर्ड्स हैं, दवाइयों के लेकर जो इसकी क्वालिटी है उसको अपडेट करना। ठीक है, स्पेशली वो दवाइयाँ जिनसे आज हम लोग मल्टीपल बीमारियों को ठीक कर रहे हैं भारत के अंदर में। दूसरा जो मेन फंक्शन है आईपीसी का वो है इंडियन फार्माकोपिया को पब्लिश करना, यानी कि आईपीसी आज यहाँ पर क्या करता है, इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश करता है। फार्माकोपिया मतलब एक बुकलेट की हम बात कर रहे हैं, जिसके अंदर में भारत में किस प्रकार की मेडिसिन की क्वालिटी रहेंगी, उनके स्टैंडर्ड्स, उनके सारे नियम सेट करे जाते हैं, और जो भी नया अपडेटेड डेटा है उसके हिसाब से इसमें काम किया जाता है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये जेनेरिक मेडिसिन को भी प्रमोट करने का काम करता है। याद रखिएगा, जो इंडिया के अंदर में कॉपी करके दवाइयाँ बनाई जाती हैं उसको भी ये प्रमोट करता है। आज यही आईपीसी नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया को भी पब्लिश करता है, और इससे क्या होता है, कई बार जो जेनेरिक मेडिसिन है उसका यूज़ इंडिया में बढ़ सके उसको प्रमोट करने का यह काम कर रहा है। ठीक है, इस आईपीसी का मेन काम क्या है कि भाई जो स्टैंडर्ड सेट करता है दवाइयों के लिए, दवाइयों की पहचान, उसकी प्योरिटी फॉर्म क्या होगी, उसकी कितनी स्ट्रेंथ होगी, कितने तेज़ वो दवाई होगी, ये सारी की सारी चीज़ें आईपीसी डिसाइड करता है। ओके, याद रखना। फिर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाए कि आईपीसी जो दवा होती हैं स्पेशली वो ह्यूमंस के लिए यूज़ होती हैं, उनके स्टैंडर्ड सेट करता है या एनिमल्स की दवा के लिए स्टैंडर्ड सेट करता है, तो ये दोनों की दोनों प्रकार के मेडिसिन के लिए स्टैंडर्ड को सेट करने के लिए जाना जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये फार्माकोपिया क्या है, बड़ी देर से हम इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो फार्माकोपिया मतलब एग्जैक्टली होता क्या है, ज़रा इस बात को समझ लिएगा दोस्तों, ये काफ़ी काम की बात मैं आप लोग को यहाँ पर बता रहा हूँ। फार्माकोपिया बेसिकली यहाँ पर एक ऑफिशियल बुक या डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर में ड्रग्स को लेकर यानी दवाइयों को लेकर कुछ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंशन करे जाते हैं कि भाई ये जो दवाई है उसकी ये पर्टिकुलर क्वालिटी होनी चाहिए।
जब मैं ड्रग्स की बात कर रहा हूँ तो इसमें कौन सी प्रकार की दवाइयाँ हो सकती हैं? सबसे पहले वो दवाइयाँ जो बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग, जो इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बेच रहे हैं, इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, इन सभी मेडिसिन्स के स्टैंडर्ड्स को कवर करता है ये फार्माकोपिया, जो बेसिकली यहाँ पर एक ऑफिशियल बुक या डॉक्यूमेंट है जिसमें ये सारी की सारी डिटेल्स हमारी मेंशन होती हैं। फिर आपका यहाँ पर कुछ छोटी-छोटी टर्म्स आती हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे इंडियन फार्माकोपिया, ये हमने डिस्कशन कर लिया, ठीक है? मोनोग्राफ क्या होता है, क्योंकि ये मोनोग्राफ भी पब्लिश करता है। तो डिटेल रिटन स्टैंडर्ड, वही दवाइयों के क्या-क्या स्पेसिफिकेशंस होने चाहिए। तो अगेन ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर लास्ट में एक चीज़ निकल कर आ जाती है कि आईपीसी का भारत के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। तो भारत के लिए भाई ये सेफ और क्वालिटी मेडिसिन प्रोवाइड करवा रहा है। इंडिया में फार्मास्यूटिकल स्टैंडर्ड्स को रेगुलेट करने का काम कर रहा है। जेनेरिक मेडिसिन्स को अफोर्डेबल बनाने की काम कर रहा है। पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा है। तो ये इसके अल्टीमेट पर्पस हो गए। इसमें से जो क्वेश्चन बनेगा वो ज़्यादातर आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बन सकता है। और याद रखिएगा दोस्तों, वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों का टेस्ट ऑलरेडी लेने वाला हूँ। जो एमसीक्यू टेस्ट होता है उसको हम लोग कंडक्ट करेंगे। तो अपना प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, जो भी आपका स्कोर आएगा उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूरी है। तो आईपीसी के बारे में जो भी बातें हमने कवर की हैं कि भाई वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर में आता है, इट इज़ एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन, इसका मेन पर्पज़ है ड्रग्स को लेकर सारे स्टैंडर्ड सेट करना। इसको लेकर दोस्तों आपको डिटेल्स में कई बार मैं रिविजन पॉइंटर देता हूँ, जिसको आप रिवाइज कर सकते हैं। देख रहे हैं एक छोटा सा पैराग्राफ जिसके थ्रू आप पूरे कंटेंट को रिवाइज कर सकते हैं दोबारा एग्जामिनेशन में जाने से पहले। ये सारे पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाते हैं, जाकर वहां से इसको जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगला टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्क कर सको कर लेना, क्योंकि ये टॉपिक वाकई में बहुत काम का है। यूपीएससी ने यहाँ से ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बारे में। ठीक है, अब ये क्यों न्यूज़ में है उसको जानेंगे और फिर उसके बाद में बाकी सारी बेसिक बातों को जानेंगे। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को दोस्तों जब आप लोग देखते हो तो वो एग्जैक्टली कुछ इस प्रकार से बीचों बीच में यहाँ पर नजर आएगा। वेट, ठीक, हाँ, ये रहा आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इसके आसपास बहुत सारे कंट्रीज है जो बॉर्डर्स को शेयर करते हैं। अफ्रीकन कंट्री है भाई, ये युगांडा है, रवांडा है, बुरुंडी है, उसके अलावा मलावी है, जाम्बिया है, अंगोला है। ठीक है, ऐसे आपको देखने को मिल जाएगा। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ये सब यहाँ पर बॉर्डर्स को शेयर कर रहे हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से। बेसिकली डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो अफ्रीका के सेंट्रल रीजन में प्रेजेंट है, तो इसलिए हम कई बार सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री के नाम से भी यहाँ पर इसको जानते हैं। ठीक है, अब ये न्यूज़ में क्यों बना हुआ है, क्योंकि भाई ये जो डीआरसी है ये प्लान कर रहा है एक नया पैरामिलिट्री यूनिट बनाने के लिए। यानी इस देश ने ये प्लान किया है कि हम अपने देश में पूरा नया पैरामिलिट्री यूनिट बनाएंगे, एक आर्म्ड फोर्सेस का नया यूनिट। और उस आर्म्ड फोर्सेस का यूनिट का मेन पर्पस क्या होगा, इस देश में सभी क्रिटिकल मिनरल माइनिंग साइट्स को प्रोटेक्ट करना। क्योंकि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की जब भी बात होगी दोस्त, तो प्लीज़ याद रखिएगा ये एक ऐसा कंट्री है जिसके पास में मिनरल्स भरपूर मात्रा में प्रेजेंट है, भर भर के मिनरल रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं। ऐसा देश है ये जिसके पास में दुनिया का सबसे ज़्यादा कोबाल्ट, लगभग दुनिया का 70% कोबाल्ट पाया जाता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन होता क्या है, रिसोर्सेज तो हैं लेकिन उन रिसोर्सेज का इस देश में एक्सप्लॉइटेशन सबसे ज़्यादा होता है। यानी कि ये देश रिसोर्सेज वाइज सबसे अमीर है, लेकिन सबसे अमीर होने के बावजूद भी सबसे गरीब हैं। लोगों के पास में कुछ खाने को नहीं अट पाता है सही तरीके से, भुखमरी का लोग शिकार बनते हैं। क्यों? क्योंकि करप्शन, पॉलिटिशियंस ने रेड मार रखी है पूरे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की। तो एक्चुअली में क्योंकि इनके मिनरल्स जो खनिज पदार्थ निकल रहे हैं, उन खनिज पदार्थों को सही तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं अपने देश की परिस्थिति को अच्छी करने के लिए। तो एक्चुअली में क्या होता है, अपने खनिज पदार्थों की सुरक्षा के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में बहुत सारी माफिया गैंग्स वगैरह इकट्ठी हो जाती हैं जो माइनिंग करवाती हैं लोगों से बंदूक की नोक पर, और मिनरल्स को निकाल निकाल के बेच कर पैसा कमाते हैं, फंडिंग करते हैं और अपने गैंग्स को वो बढ़ाते रहते हैं। तो इसीलिए क्रिटिकल मिनरल साइट्स की प्रोटेक्शन करनी है, और प्रोटेक्शन करने के लिए इन्होंने डिसाइड किया है एक नया पैरामिलिट्री यूनिट बनाया जाएगा। और ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया क्योंकि भाई इसके अंदर में कोबाल्ट बहुत सारा है। इस देश में कोबाल्ट है, कॉपर है, और बहुत सारी इंडस्ट्रियल डायमंड्स भी देखने को मिल जाती हैं डीआरसी के पास में। डीआरसी कहाँ पे प्रेजेंट है, तो भाई हमने लोकेशन देखा, सेंट्रल अफ्रीका में प्रेजेंट है। और याद रखिएगा बीच में से इक्वेटर जो है वो निकलता है, यानी इक्वेटर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के ऊपर से पास होता हुआ जाता है। इसकी कैपिटल है किन्हासा, अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप देख पाओगे मल्टीपल कंट्रीज है जिसके साथ में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो बॉर्डर्स को शेयर करता है। जो यहाँ पर मेजर नदी है वो कॉन्गो रिवर है। माना जाता है कि वर्ल्ड के अंदर में जो सबसे लार्जेस्ट रिवर्स की लिस्ट है उसमें से वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर कॉन्गो रिवर को भी कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पे कुछ रिवर्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए एग्जामिनेशन के लिए। फॉर एग्जांपल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में लेक तांगानिका देखने को मिलती है, और लेक तांगानिका लेका को लेकर क्वेश्चन बन सकता है इस बार। इस लेक को लेकर लेक
कह सकते हैं कि कीवू, ये आप देखने को मिल जाएगा। लेक कीवी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तंगनयिका हो गई, कीवू हो गई, ये दो इंपॉर्टेंट लेक्स हैं जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में मिलती है। वैसे और भी बहुत सारी झीलें जो याद रखना है, वो केवल दो लेक्स के बारे में याद रखना है, तंगनयिका और कीवू, ये याद रखिएगा। ओके, क्लियर हो गया। यहाँ पर एक माउंटेन पाया जाता है जिसका नाम है माउंटेन नायरोगोंगो। ठीक है, ये एक एक्टिव वॉल्केनो है जो बेसिकली डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में देखने को मिलता है। अब जैसे मैंने बताया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इंपॉर्टेंट किस लिए है? अपने रिसोर्सेज की वजह से। इसमें कोबाल्ट, कॉपर, इंडस्ट्रियल डायमंड्स और दूसरे बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। इसमें स्पेशली वो मिनरल्स मिल रहे हैं दोस्तों, जो मिनरल आज बैटरीज बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, इक्विपमेंट्स बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ऐसे कौन से मटेरियल हो गए? तो मैंने इसकी एक छोटा सा, मैंने आपको एक लिस्ट पढ़ाया था कुछ समय पहले अपने द हिंदू के वीडियो में, उसको मैं फिर से लगा रहा हूँ ताकि आप इसको क्लियर करके जाएं, क्योंकि एग्जामिनेशन में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आप लोगों से बन सकते हैं। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का पास में मिनरल वेल्थ क्या है? तो इसके पास में जो सबसे ज़्यादा चीज़ जो प्रेजेंट है वो है सबसे पहले तो कोबाल्ट, याद रखना। और कोबाल्ट का इस्तेमाल आज हम इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज के अंदर भी करते हैं। तो कोबाल्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इस देश के पास में दुनिया का 70% कोबाल्ट प्रेजेंट है भाई। कॉपर, कोबाल्ट के बाद यहाँ पर जो दूसरी चीज़ इनके पास में मिलती है वो है कॉपर। अच्छा, कॉपर दुनिया का सबसे ज़्यादा कौन से कंट्री के पास है? वो भी सी से ही है, ज़रा बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अब कोबाल्ट की बात हो गई, कॉपर की बात हो गई। इनके बाद अगर आप लोग देखोगे तो भाई यहाँ पर मिलता है डायमंड। ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के डायमंड्स बहुत पॉपुलर हैं। डायमंड के अलावा यहाँ पर मिलता है बहुत सारा गोल्ड। गोल्ड के अलावा मिलता है टेंटलम, टेन और लिथियम। ये 7 इंपॉर्टेंट मिनरल्स की लिस्ट आपको इस पर्टिकुलर फोटो में दिखाई देगी। इसलिए तो कह रहा हूँ कि रिसोर्सेज वाइज दिस कंट्री इज़ वेरी वेरी रिच। पता है इसके पास में 24 ट्रिलियन डॉलर का मिनरल वेल्थ है। कितना, आप इमेजिन करो, मिलियन बिलियन की बात नहीं कर रहे, 424 ट्रिलियन डॉलर का रिसोर्स इस देश के पास। एक मतलब इतना पैसा बढ़ जाए देश में तो क्या ही यहाँ पर सिचुएशन हो जाएगी उस पर्टिकुलर कंट्री की। लेकिन आप इमेजिन कर सकते हो, लोग भूख से मर रहे हैं आज वहाँ पर। जो रिसोर्सेस उनके पास में प्रेजेंट है, वो रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो नहीं कर पाया। अलग अलग देश यहाँ से मिनरल्स निकाल रहे हैं, निकाल कर ले जा रहे हैं। कोबाल्ट आज देख पाओगे निकाला जाता है, यूज़ हो रहा है फ़ोन्स के अंदर में। कॉल्टन, गोल्ड, डायमंड्स, यूरेनियम, ये सब कुछ यहाँ पर डीआरसी में मिलता है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को कई बार दुनिया का मतलब जियोलॉजिकल स्कैंडल ऑफ द वर्ल्ड कह दिया जाता है। भाई इतने सारे गैंग्स वगैरह प्रेजेंट है जो एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं मिनरल्स का। लोगों को बंदूक की नोक पर रख रख के यहाँ पर काम करवाया जाता है। मिनरल निकालो, उसको बेच कर वो पैसा कमा रहे हैं। वो लोग उन माइंस के, उन खदानों के पास में रह रहे हैं, गंदा पानी पी रहे हैं, खाना टाइम पे नहीं मिलता, उनको मारते अलग हैं। समझ रहे हैं, ये सिचुएशन है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की। मैंने बताया 24 ट्रिलियन डॉलर का यहाँ पे अनट्रैप्ड मिनरल वेल्थ प्रेजेंट है। इसलिए हर कोई कंट्री डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के पास में पहली नज़र रखता है अपनी। समझ रहे हैं? तो ये कंट्री क्यों इतनी ज़्यादा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भाई इसके पास में ऐसा मिनरल है जो ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन में हेल्प कर सकता है किसी भी कंट्री की। इवन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हेल्प कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री और बैटरी को प्रोड्यूस करने के लिए भी कोबाल्ट का यूज़ होता है। तो इसके पास में सबसे ज़्यादा जब मिनरल्स की बात आएगी, एग्जैक्टली मिनरल्स की, तो पहला मिनरल जो डीआरसी के पास में मिलता है मेरे दोस्त, तो वो है कोबाल्ट। आज दुनिया का 60 to 70% कोबाल्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के पास में है। कोबाल्ट के प्रोडक्शन के मामले में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो भाई ग्लोबल लीडर है। मेन रीजन्स की बात करोगे तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन आता है जिसका नाम है कटंगा कॉपर बेल्ट रीजन। ठीक है, तो मेन कटंगा कॉपर बेल्ट रीजन जिसमें ढेर सारा कॉपर मिल रहा है। अब देखो, कोबाल्ट के बाद कॉपर भी प्रेजेंट है भाई, और इन सब का इस्तेमाल बैटरीज, व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक वायरिंग, इलेक्ट्रॉनिक आइटम इनमें हो रहा है। और हमने डिस्कशन कर ही लिया था सी और एक और सी, और याद रखने के लिए इसके आगे टी लगा लो, सी। ये 4 मिनरल्स ऐसे हैं जो डीआरसी के पास में सबसे ज़्यादा हैं। कॉपर, कोबाल्ट और तीसरा कॉल्टन। कॉल्टन क्या है? कोलम्बाइट और टेंटलाइट का मिक्सचर। दुनिया का 40% कॉल्टन डीआरसी प्रोड्यूस कर रहा है। फिर उसके बाद में टेंटलम, इसमें भी टेंटलम भी मिलता है। और ये जो कॉल्टन है इसका यूज़ कहाँ पे होता है? एग्जाम में ये भी पूछ सकता है। कॉल्टन का जो मेन इस्तेमाल है स्मार्टफोन्स में, कंप्यूटर्स में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, उसके अलावा कैपेसिटर्स में भी यूज़ होता है। फिर क्वेश्चन आता है अबाउट द प्रीशियस मेटल एंड इंडस्ट्रियल स्टोन्स। ये तो हमने जो डिस्कस करें वो मिनरल्स हैं, कॉपर, कोबाल्ट, कोल्टन, टैंटलम। उसके अलावा जब प्रीशियस मेटल्स की बात होगी, स्टोन्स की बात होगी, तो डायमंड है। मेटल में आप देख पाओगे गोल्ड है इसके पास में ढेर सारा। फिर आप 3 ट्री मिनरल से आप देख पाएंगे, 3 मिनरल से यहाँ पर टिन हो गया, टंगस्टन हो गया, टैंटलम हो गया। ये भी बहुत सारा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में मिलता है। इसके अलावा यूरेनियम मिलता है, लिथियम मिलता है। ये सारे मिनरल रिसोर्सेज है जो डीआरसी में पाए जाते हैं।
इतना ही नहीं, लिस्ट को देखोगे तो लिस्ट बहुत लंबी है। ये वो हैं जो छोटे मात्रा में मिल रहे हैं, और बाकी जो हमने ये डिस्कस किया है ये ज़्यादा मात्रा में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके पास में केवल मिनरल, मेटल, इन सब के अलावा नेचुरल गैस के रिसोर्सेज भी हैं। और फॉर एग्जांपल लेक किवू, अभी हमने दो इंपॉर्टेंट लेक्स के बारे में पढ़ा था ना, एक लेक तांगानिका, ये याद रखना, डीआरसी में है। दूसरा लेक जो आपको याद रखना है वो है लेक किवू। लेक किवू में दोस्तों बहुत सारी मीथेन गैस पाई जाती है, कार्बोनिक नेचुरल गैस पाई जाती है। तो लेक किवू करंट समय पर एक नेचुरल गैस रिसोर्स के कैटेगरी में कवर किया जाता है कि ढेर सारा नेचुरल गैस इसमें प्रेजेंट है। तो समझ गए ना डीआरसी का इंपॉर्टेंस, तो इसके मिनरल का इंपॉर्टेंस। ये बेसिक सी बातें याद रखेगा, छोटे छोटे रिवीजन पॉइंटर्स आपको बनाकर दिए गए हैं जो कभी भी भविष्य में आपको रिवाइज करने में बहुत मदद करेंगे। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है स्माइल मिशन के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर जीएस पेपर नंबर 3, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। स्माइल मिशन न्यूज़ में है। अब देखो, आपको पता होगा कई बार जो सूर्य है, सोलर विंड्स कई बार चलती हैं, और वो सोलर विंड्स कई बार इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि वो धरती को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। लेकिन धरती की एक चीज़ है जो सुरक्षा कर रहा है, जो सूरज की रेज से हम लोगों को बचा रहा है, या जो सोलर स्टॉर्म्स वगैरह होते हैं उससे हमको बचा रहा होता है। और वो चीज़ क्या है दोस्तों? वो है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। ये याद रखिएगा, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड सन के कंपैरिजन में हमको एक प्रोटेक्शन दे रही है। तो आइए इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि इसी मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करने के लिए अभी रिसेंटली एक मिशन को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है स्माइल मिशन। तो आइए अब स्माइल मिशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये न्यूज़ में है क्यों एक्चुअली में। तो न्यूज़ में पीछे का मेन रीज़न आपको जो देखने को मिलेगा वो यह है कि चाइनीज़ स्पेस एजेंसी और यूरोप का स्पेस एजेंसी, यानी चाइना और यूरोप यहाँ पर साथ में आ रहे हैं। दोनों ने साथ में मिलकर स्माइल मिशन को लॉन्च किया है। और ये स्माइल मिशन इनका पहला जॉइंट स्पेस मिशन बताया जा रहा है कि जहां पे चाइना यूरोप एक साथ आए हैं। और इस स्माइल मिशन में जो अल्टीमेट पर्पस है वो क्या है? वो ये समझना कि कैसे धरती अपने आप की सुरक्षा कर रही है फ्रॉम द हार्मफुल सोलर पार्टिकल्स कमिंग फ्रॉम द सन। यानी सूर्य से आने वाले जितने भी हार्मफुल पार्टिकल्स हैं जो सोलर स्टॉर्म के जरिए पृथ्वी तक आते हैं, बट वो पृथ्वी तक एग्जैक्टली नहीं आ पाते, या उस सोलर स्टॉर्म का पृथ्वी पे ज़्यादा असर नहीं पड़ता। तो ऐसे कैसे धरती अपने आप की प्रोटेक्शन कर रही है अगेंस्ट दी सन? एक मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर मिलता है। उसी को स्टडी करने के लिए यहाँ पर स्माइल मिशन को लॉन्च किया गया है। अब आप स्माइल मिशन का फुल फॉर्म अच्छे से समझ पाएंगे। तो फुल फॉर्म है सोलर विंड मैग्नेटोस्फेयर आयोनोस्फेयर लिंक एक्सप्लोरर। सोलर विंड मैग्नेटोस्फेयर आइनोस्फेयर लिंक एक्सप्लोरर, याद रखिएगा, जॉइंट मिशन है बिटवीन चाइना एंड यूरोप। चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंस एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी मिलकर काम करे हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर। यह मिशन क्या करेगा? इस मिशन का मेन पर्पस है कि अर्थ की जो मैग्नेटोस्फेयर है यानी मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरी तरफ से सोलर विंड, इनके बीच का क्या इंटरेक्शन हो रहा है जिससे अर्थ अपने आप को सोलर स्टॉर्म से बचा पा रही है। समझ रहे हैं? इसके लिए हम अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, जब आप लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ते हैं तो एक एटमॉस्फेयर पढ़ते हैं आइनोस्फेयर। तो आइनोस्फेयर को हम डीपली अंडरस्टैंड करने वाले हैं। इसका मेन पर्पस ये होगा कि पहली एक एक्सरे इमेज को जनरेट किया जाए अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक शील्ड आप जिसको बोल सकते हैं, जिससे अर्थ अपने आप की प्रोटेक्शन कर रहा है। अभी तक इसका कोई भी डिटेल्ड एक्सरे इमेज नहीं है। एक्सरे इमेज क्या करता है? डीपली उसको शो करता है, दिखाता है। अभी हम केवल इमेजिनरी मानते हैं कि भाई ये मैग्नेटिक फील्ड है जो अर्थ की प्रोटेक्शन कर रही है। अब क्या होगा? एक्सरे करके बिल्कुल बारीक में इस डिटेल्स को समझा जाएगा। पहला एक्सरे इमेज होगा दोस्तों हमारे सामने अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का, जिसके माध्यम से सोलर पार्टिकल से, हार्मफुल सोलर पार्टिकल से अर्थ लड़ रहा होता है। अब स्पेशली कौन से पार्टिकल हम बात कर रहे हैं? सोलर विंड की। सोलर विंड्स को जब आप लोग बहुत अच्छे से देखते हो दोस्तों तो पता चलता है कि सोलर विंड्स क्या हैं। ये चार्ज्ड पार्टिकल्स का एक कंप्लीट स्ट्रीम, यानी बहुत सारी जो एनर्जी है सन के साइड से रिलीज हो रही है जो पृथ्वी तक आती है। और कई बार पृथ्वी तक आते आते ये जो भी इसके रास्ते में सैटेलाइट्स हैं उनको ये डिस्टर्ब कर सकता है, कम्युनिकेशन सेटअप को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जीपीएस को डिस्ट्रॉय कर सकता है, पावर ग्रिड्स पे अटैक हो सकता है। तो इन सब पे अटैक ना हो इसके लिए अर्थ ऑटोमेटिक अपने आप की प्रोटेक्शन कर रहा है। मैग्नेटोस्फीयर में मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर आती है जो अर्थ के चारों तरफ होती है ना, और जिससे कि यहाँ पर वो सोलर रेडिएशन से अपने आप को बचा रहा होता है। दूसरा यहाँ पर आयनोस्फेयर आपको देखने को मिल जाएगा। आयनोस्फेयर एक अपर एटमॉस्फेरिक लेयर है जिसमें बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो रेडियो कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। तो बेसिकली स्माइल का मेन पर्पज़ है मैग्नेटोस्फेयर की स्टडी करना, ठीक है, वो वाला पोर्शन जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, और दूसरा आयनोस्फेयर की स्टडी करना, ठीक है। और ये पोजीशन कहाँ पे होने वाला है स्माइल का? इसको लगभग हम अपने अर्थ के नॉर्थ पोल से 1.21 लाख किलोमीटर की दूरी पर लॉन्च करेंगे, जो बेसिकली अर्थ के पूरे मैग्नेटिक शील्ड को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर पाएगा।
इस मिशन का जो टोटल वेट है वो 2600 किलोग्राम है और 3 साल तक ये इस मिशन की टोटल लाइफ होने वाली है। अच्छा, इस स्माइल के अंदर में 4 मेजर इंस्ट्रूमेंट्स है जिसको ये कैरी करने वाला है। 4 में से एक बनाया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने, क्योंकि अभी आपने क्या पढ़ा कि भाई ये जो मिशन है ये यूरोप और चाइना मिलकर कंडक्ट कर रहे हैं। तो ये जो स्माइल मिशन है इसमें 4 इंस्ट्रूमेंट्स हैं। एक यहाँ पर आ रहा है, एक डेवलप किया है किसने, ईएसए ने डेवलप किया है, यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। और वो जो डेवलप किया है वो है सॉफ्ट एक्सरे इमेजर, जिसके माध्यम से फर्स्ट एक्सरे इमेज हम लोग जनरेट करके देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड की। बाकी जो 3 चीज़ें यहाँ पर बनाई गई हैं, क्योंकि 4 यंत्र हैं, इनमें से एक यूरोप ने बनाया, बाकी 3 चाइना ने बनाए हैं। चाइना ने कौन कौन से यंत्र बनाए, पहला मैग्नेटोमीटर बनाया है, दूसरा लाइट आयन एनालाइजर बनाया है और तीसरा अल्ट्रा वायलेट इमेजर बनाया है। इसके वर्किंग मेथड की बात करेंगे, ये काम कैसे करता है। तो दोस्तों ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये एक्सरे वेवलेंथ पर काम करेंगे, अल्ट्रा वायलेट वेवलेंथ पे काम करेंगे, यानी रिमोट सेंसिंग का यूज़ करने वाले हैं और वहीं पर रह के ऑब्जर्व करेंगे उस पर्टिकुलर रीजन को। स्माइल मिशन का मेन पर्पस स्पेस के वेदर सिस्टम को हम समझ पाएंगे, जो सूरज से निकलने वाले सोलर स्टॉर्म्स हैं, वो सोलर आंधियाँ, उनको हम लोग समझ पाएंगे, और कैसे सोलर विंड का और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का आपस में इंटरेक्शन होता है उसको हम समझ पाएंगे, और भविष्य में बेटर तरीके से फोरकास्ट कर पाएंगे जब हमारे पास में ये सारी इन्फॉर्मेशन होगी, तो कि भविष्य में कब कब सोलर स्टॉर्म्स होने वाले हैं और इसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। और इन सबसे पता है सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा, हम अपने टेक्नोलॉजी की प्रोटेक्शन कर पाएंगे, क्योंकि इस तरीके की सिचुएशन या घटना होगी जिसको हम प्रिडिक्ट भी कर पा रहे हैं। और ये सोलर स्टॉर्म सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर सकता है, नेविगेशन सिस्टम, जीपीएस, कम्युनिकेशन, पावर सिस्टम, सबको डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो हम कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि अपने इन सभी एरियाज़ को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली एक मेन पर्पज़ आपको देखने को मिल जाता है स्माइल मिशन का। ठीक है, ये रहे बेसिक पॉइंटर, रिवीजन पॉइंटर, जिसको आप कभी भी बहुत इजीली रिवाइज कर सकते हैं, सभी चीज़ें रिवाइज कर सकते हैं, है ना, इन रिवीजन पॉइंटर्स के माध्यम से। चलिए अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक बॉडी के बारे में डिस्कशन हो रहा है जिसका नाम है नेशनल टेस्ट हाउस। ये बहुत काम की बॉडी है, लोगो इसका दिख रहा होगा। रिसेंटली न्यूज़ में ये छपी हुई है। न्यूज़ में छपने के पीछे का कारण क्या है, हाल ही में नेशनल टेस्ट हाउस नदर्न रीजन में प्रेजेंट है, गाजियाबाद के अंदर में ये प्रेजेंटेड आपको बॉडी देखने को मिल जाएगी। इन्होंने एक स्टेट ऑफ द आर्ट शू टेस्टिंग लैबोरेटरी को बनाया है। ठीक है, यानी कि जहाँ पे जूतों की टेस्टिंग की जाएगी, शू टेस्टिंग लैबोरेटरी की, शूज़ की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, है ना, उसकी क्वालिटी किस तरीके से होनी चाहिए, इसको टेस्ट किया जाएगा इस पर्टिकुलर लैबोरेटरी के अंदर में। तो ये नेशनल टेस्ट हाउस बनाया गया है। और ये नेशनल टेस्ट हाउस किसके अंडर में काम करता है, याद रखिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर में काम करता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों से पूछा जा सकता है। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर के अंडर में ये काम करता है, क्योंकि कंज्यूमर को कहीं पर भी किसी प्रकार से कोई चूना ना लग सके, कंज्यूमर को एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट मिल सके, इसी के लिए नेशनल टेस्ट हाउस वर्क करता है, एनटीएच। ओके, तो एनटीएच के बारे में बेसिक फैक्ट्स। पहली चीज़, ये एक साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है भारत सरकार का। इसको 1912 में बनाया गया था। और सबसे खास बात पता है क्या है, अगर ऐसा कुछ आ जाए तो अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे कि भाई नेशनल टेस्ट हाउस को यहाँ पर इस तरीके से बनाया गया है। नेशनल टेस्ट हाउस को इनिशियल तौर पे शुरुआत में जो सेटअप किया गया था वो रेलवे बोर्ड के अंदर में किया गया था। ये बहुत काम की चीज़ है, इसके बारे में पता होना चाहिए। इसको शुरुआत में रेलवे बोर्ड के अंदर में सेटअप करा गया। आज इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, ये भारत का सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट मल्टी लोकेशन मल्टी डिसिप्लिनरी इंडस्ट्रियल टेस्टिंग लैबोरेटरी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आती है। अब इस नेशनल टेस्ट हाउस के मेन फंक्शन क्या है, पहला मेन फंक्शन आता है टेस्टिंग एंड दी क्वालिटी इवैल्यूएशन। इसका मेन पर्पस है जो प्रोडक्ट्स उनकी टेस्टिंग सर्विस करना, उनका मेजरमेंट करना, है ना, उनकी क्वालिटी कैसी है उस चीज़ को करना। ठीक है, दूसरा टेक्निकल कंसल्टेंसी, कि भाई यहाँ पर ये थोड़ा बहुत इंडस्ट्रीज़ को राय देता है, सपोर्ट करता है, ठीक है, कि हमें किस प्रकार की क्वालिटी के ऊपर में काम करना चाहिए। बाकी ये NABL और BIS को भी सपोर्ट करता है। NABL क्या है, नेशनल एक्रीडिशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज, जो बेसिकली जो टेस्टिंग वाली लैबोरेटरीज होती हैं उनको पहचान देने का काम करता है NABL। दूसरा BIS है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो BIS को भी सपोर्ट है NTH का। BIS क्या है, जो बेसिकली गोल्ड के ऊपर में आपने देखा होगा हॉलमार्क वगैरह देने का काम BIS का होता है। ठीक है, तो NTH इन दोनों ही बॉडीज़ को सपोर्ट करता है। इवन जो ड्रोन्स आज के समय पर उड़ाए जाते हैं उन ड्रोन को सर्टिफाई करने का काम भी नेशनल टेस्ट हाउस का है। ये बहुत काम की चीज़ है। NTH भारत का पहला गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो ड्रोन का सर्टिफिकेशन करता है। तो कहोगे ये डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन क्या कर रहा है भाई, ये लास्ट में अप्रूवल देखता है, लेकिन पहला अप्रूवल या ड्रोन को सर्टिफाई करने का काम इस नेशनल टेस्ट हाउस का होता है, याद रखिएगा। आज नेशनल टेस्ट हाउस के मल्टीपल ब्रांचेस जगह जगह पर ओपन करे गए हैं, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, गाजियाबाद, जयपुर, गुवाहाटी और वाराणसी में।
और क्योंकि हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर में ये पर्टिकुलर बॉडी आती है, तो प्लीज़ इसी के साथ ये बात नोट कर लीजिएगा। जब डिपार्टमेंट पूछेगा तो ये डिपार्टमेंट है, या मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री पूछ लेगा तो मिनिस्ट्री को लेकर आपको पता होना चाहिए, यह है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो नोडल मिनिस्ट्री की जब भी बात आएगी, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर ये डिपार्टमेंट हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ये आपका एग्जैक्टली मंत्रालय हो गया, मिनिस्ट्री हो गई। ठीक है, जिसके अंडर में ये एनटीएच आता है, या जिसके अंतर्गत ये सारा का सारा काम करता है। तो बेसिकली इसका मेन पर्पस क्या है, देश के अंदर में इंश्योर करना कि भाई इंडस्ट्री से जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनकी क्वालिटी, उनकी सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके, अच्छा सामान लोगों तक पहुंच सके। और इसके लिए इंडिया के अंदर में एक रियलाइबल टेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, उसको प्रमोट करने का काम भी एनटीएच करता है। याद रखिएगा, एनटीएच को शुरुआत में रेलवे बोर्ड के थ्रू बनाया गया था, अब यहाँ पर ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर में आता है, और इस मंत्रालय के अंदर भी एक आता है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, उसके अंडर में ये पर्टिकुलर बॉडी आती है। अब जो भी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ी हैं उन सबको दोस्तों रिवाइज करने का समय आ चुका है। और रिवाइज कैसे करोगे आप, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को लगाकर। पूरा लेक्चर हम लोगों ने समझा, क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने पढ़नी थी आज एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से। सेशन बहुत सुपर डुपर इंपॉर्टेंट था आज का। चलिए अब करना क्या है, जो भी आर्टिकल्स मैंने आप लोगों को बताएं उसके आधार पे आपको टेस्ट दिया गया है, इन टेस्ट को अटेम्प्ट करिए, इनके आंसर्स फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 करके डालो और आंसर्स को लिखना शुरू करो। क्वेश्चन नंबर 1, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। भारत के फार्माकोपिया कमीशन को लेकर आपके सामने 3 पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, क्या ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आता है। दूसरा, इस बॉडी को पब्लिश मतलब ये जो पर्टिकुलर इंडियन फार्माकोपिया कमीशन है, क्या ये इंडियन फार्माकोपिया को पब्लिश करता है। तीसरा, क्या ये इंडिया के अंदर में जो मेडिसिन की प्राइसिंग होती है, दवाइयों की जो प्राइस होती है, क्या उसको ये रेगुलेट करने का काम करता है। तो बताएं तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 1 एंड 2 ओनली, सी 2 एंड 3 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। लिख दो फटाफट इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स फार्माकोपिया। फार्माकोपिया एग्जैक्टली क्या है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फार्माकोपिया की डेफिनेशन को डिस्क्राइब करता है। पहला, ये पॉलिसी है फॉर द फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट। दूसरा, ये मेडिकल इंश्योरेंस प्रोग्राम है। तीसरा, ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है ड्रग की क्वालिटी को लेकर। चौथा, यहाँ पर लिस्ट है ये एक प्रकार की जिसमें पेटेंटेड मेडिसिन देखने को मिल जाती हैं। अगला प्रश्न आपके सामने प्रेजेंट है रिगार्डिंग डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट कहता है, क्या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो वेस्ट अफ्रीका में प्रेजेंट है और इसके पास में मेडिटेरेनियन क्लाइमेट देखने को मिलता है। दूसरा, क्या इक्वेटर पास होता है इस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के ऊपर से। तीसरा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के आसपास कोई भी समुद्र का एक्सेस नहीं है। चौथा, इसकी जो कैपिटल सिटी है वो है किगाली। तो बताएं दोस्तों कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है, कंसीडर द फॉलोइंग फीचर्स एसोसिएटेड विद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को लेकर 4 स्टेटमेंट है, बताना है इनमें से कौन सा फीचर इससे एसोसिएटेड है। क्या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के आसपास या वहाँ पे कॉन्गो नदी पाई जाती है। क्या यहाँ पर माउंट न्यारागोंगो है। क्या इसके पास में लेक तांग्यानिका है। क्या यहाँ पर कोबाल्ट के सबसे बड़े डिपॉजिट है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग डीआरसी, बताएं। ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली, बी 2 एंड 3 ओनली, सी चारों के चारों स्टेटमेंट सही हैं, 1 2 3 एंड 4, या फिर डी 1 2 1 3 एंड 4 ओनली। ठीक है, तो बताएं दोस्तों इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट को सही से देख लो, फिर उसके बाद आंसर देना अपना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ। यानी इनमें से वो कौन सा मिनरल है जिसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन दुनिया में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो करता है। पहला लिथियम, दूसरा निकेल, तीसरा कोबाल्ट, या चौथा बाकी सारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स। आंसर क्या होना चाहिए लिख दो, बहुत ईजी क्वेश्चन आपके सामने ये प्रेजेंट है। अगला क्वेश्चन कहता है, देयर इज़ अ स्माइल मिशन। स्माइल मिशन अभी हाल ही में न्यूज़ में था, ये न्यूज़ में देखने को मिला है। ये स्माइल मिशन किस चीज़ से रिलेटेड है, आंसर आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा होगा। ठीक है कि भाई जो हमारा सोलर विंड और अर्थ की मैग्नेटिक शील्ड है उसके साथ में एक इंटरेक्शन को स्टडी करने के लिए इसको बनाया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्माइल मिशन। स्माइल मिशन को लेकर 3 स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। क्या ये जॉइंट मिशन है बिटवीन यूरोप और चाइनीज़ अकेडमी ऑफ साइंस, बिल्कुल सही बात। क्या इसका मेन पर्पज़ है अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर और आयनोस्फीयर को स्टडी करना, सही बात। तीसरा, क्या ये जो मिशन है ये एक्सरे इमेजेस को कैप्चर करेगा अर्थ के मैग्नेटिक शील्ड की, बिल्कुल ये भी सही है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो आंसर नंबर डी यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है, अबाउट द नेशनल टेस्ट हाउस एनटीएच।
एनटीएच को लेकर 3 स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, क्या एनटीएच को रेलवे बोर्ड के अंदर में बनाया गया था? क्या एनटीएच मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ के अंदर में काम करता है? नहीं भाई, पहला सही है बट दूसरा गलत है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर में काम करता है। थर्ड स्टेटमेंट, ये जो पर्टिकुलर बॉडी है ये टेस्टिंग और कैलिब्रेशन सर्विस प्रोवाइड करवाती है अकॉर्डिंग टू नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। ये सही बात है, ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 3 ओनली। फिर अगला क्वेश्चन है, नेशनल टेस्ट हाउस इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। ये आपसे पूछा जा रहा है कि भाई ये जो एनटीएच है वो चारों में से कौन सी एक्टिविटी से एसोसिएटेड है, ये बताइए। पहला स्टेटमेंट कहता है कि ये जो एनटीएच है क्या ये सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है? अगर एनटीएच करवाएगा तो यूपीएससी का क्या फिर भैया? दूसरा, क्या ये यूनिवर्सिटीज़ को पहचान देता है? नहीं, उसके लिए एनडब्ल्यूएसी या दूसरी और बॉडीज़ हैं। थर्ड आपको देखने को मिल जाएगा, एनटीएच का मेन काम है इंडस्ट्री की टेस्टिंग करना, मेजरमेंट करना और क्वालिटी को असेस करना। यही सही स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये तो दोस्तों आज का हमारा डिस्कशन। आई होप आपको मज़ा आया होगा, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने आज के सेशन में जानी होंगी। ठीक है, क्लियर हो गया? तो दोस्तों मेक श्योर करें जितने भी लोग यहाँ पर फर्स्ट टाइम चैनल पे जुड़ रहे हैं, चैनल पे लाइक का बटन है, ज़रूर से उसको प्रेस कर लें, अपना सपोर्ट दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि किसी भी हालत में ये सेशन आपका कभी भी स्किप ना हो। चलिए मिलते हैं कल फिर से। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।